आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के घटनाक्रम को संक्षेप में जहाँ तक हो सके समझने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने मैंने जो मेन आधार माना है वो 1857 ईस्वी के महान क्रांति को माना है। 1857 क्रांति को हम लोग यहाँ पे स्पेशल डिस्कशन करने नहीं जा रहे हैं, कुछ विशेष घटनाओं को ध्यान में देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं 1857 के ठीक 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच में हुआ था। और इस युद्ध को बंगाल के नवाब जो थे वो हार गए थे। बंगाल इस युद्ध के बाद फिर ठीक 7 साल के बाद डेट इज 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध होने के पश्चात क्या होता है कि इसमें लड़ने वाले लोग कौन कौन थे, गौर कीजिए। बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे और मुग़ल सम्राट शाह आलम थे। बंगाल के नवाब उस समय मीर कासिम थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। अब ये तीनों भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए हार गए। तो इन दो युद्धों, खास करके पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज़ों के द्वारा एक बड़े क्षेत्र पे नियंत्रण कर लिया गया था, तो इसी नियंत्रण को अपने शिकंजे में कसने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा तरह तरह के नियम बनाए गए थे। ये तरह तरह के नियम ही अंग्रेज़ों का जो शासन नियंत्रण था उसको शासन नियंत्रण को मजबूत बनाने में काफ़ी सहयोगी बना था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध जो हैं कौन कौन सी अधिसूचनाएं जो हैं उनके नियंत्रण को कंट्रोल में करने में कारगर साबित हुआ। तो सबसे पहला जो है 1757 और 1764 के युद्ध के बाद जो उनका नियम जो बना था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ा कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी जो मूल रूप से व्यापार के लिए आई थी, पर उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक कब्जा भारत के कई क्षेत्रों पर कर लिया था। भारत के कई क्षेत्रों पे कर लिया था। अब इसको नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो नियम बनाया था वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके माध्यम से क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर का हेड बना दिया गया। दैट इज यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व प्रदान किया गया, केंद्रीय नींव डाली गई और इस केंद्रीय नींव को ब्रिटेन के संसद के अधीन कर दिया गया। और इसी तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ नियम अधिसूचनाएं जारी किया जाता रहा। अब घटनाक्रम में अगला जो नियम बना है 1793 का चार्टर अधिनियम है। 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, इस चार्टर अधिनियम के बीच में भी अंग्रेज़ों ने दो नियम दिए थे। 1781 में एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट दिया था और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट दिया था। ये सारे नियम कुछ न कुछ सुधार के लिए थे जो कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। इसके बाद 20-20 साल पे अंतराल पे उन्होंने अलग अलग चार्टर अधिनियम बना लाया, जिसमें 1813, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब देखिए
1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, और 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? जब केंद्रीय नींव पड़ी तब बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, सबसे पहले वो बंगाल के गवर्नर थे, पर अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल जब कहलाए 1773 में, तो उस समय उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इसी तरह घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए हमारा ठीक 1857 का महान क्रांति आ जाता है। यह महान क्रांति क्यों हुआ? हमारे देश में तरह तरह की जो उथल पुथल मची हुई थी वह अचानक से फूट गया और एक क्रांति का रूप लिया, जिसको 1857 का क्रांति तरह तरह के कारणों से उपजा। अंग्रेज़ों ने इसे अपने बलपूर्वक या किस तरह के षड्यंत्रों के माध्यम से दबा दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने नियंत्रण को और कठोर बनाते हुए 1858 में भारत शासन अधिनियम बनाया। भारत शासन अधिनियम के तहत अब भारत के गवर्नर जनरल पद को ख़त्म करते हुए एक नए पद का सृजन किया गया, जिसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। और ठीक 1857 से पहले 1856 तक जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। 1858 के शासन अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया। धीरे धीरे घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया, और हमारा जो घटनाक्रम जब आगे बढ़ते हुए देश में तरह तरह की परिवर्तन होते हुए हम लोग अब पहुँचते हैं 1885 में। 1885 की जो मूल घटनाक्रम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नींव पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पढ़ना है। 1885 मूल रूप से 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव इसके महासचिव A.O. ह्यूम के द्वारा रखी गई, और यह बिहार के बंगाल के मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहाँ से नींव पड़ा, और इसी नींव के तहत हर वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन को संचालन करने का निर्णय लिया गया। और इसी के तहत 1885 में 28 दिसंबर इसके संस्थापक हो गए A.O. ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके फर्स्ट अधिवेशन आपका हमारा जो कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। आगे के 3-4 जो अधिवेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट जो है बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कलकत्ता में जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इनकी खासियत क्या है? यह सामाजिक तौर पे पारसी समुदाय से आते हैं। ठीक इसके बाद जो नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ मद्रास में, यह राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था।
और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी का सामाजिक आधार मुस्लिम समुदाय से है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। एंड चौथा जो इलाहाबाद में हुआ है, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और इनका सामाजिक आधार क्या था? इनका जो सामाजिक आधार था वह एक क्रिश्चियन थे और अंग्रेज अध्यक्ष के तौर पे थे। तो शुरू के जो 4 जो अधिवेशन हुए वो 4 भिन्न भिन्न सामाजिक आधार रखते थे और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की व्यापकता को उस समय दर्शाता था कि बिना भेदभाव के लोगों का चयन किया जा रहा था। जो एक्चुअली जो जिस परिस्थिति में मजबूत थे उनको चयन किया गया था। इसके बाद घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या देखेंगे? 1905 की घटना जो मूल रूप से बंगाल में घटित हुई। भारत में खास करके बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत ही उग्र रूप से हावी हो रहा था और इसको तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग नीति, जिसको बंगाल विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं, बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अब पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका को बनाया गया और यह बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाई गई। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हमारे देश में खास करके बंगाल में उग्र आंदोलन शुरू हो गए जो बंग भंग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। यह जो बंगाल विभाजन था मूल रूप से इस उद्देश्य पे किया गया था कि फूट डालो और शासन करो के तहत यह अधिनियम लाया गया था। पर वहाँ के लोगों के द्वारा लगातार अंग्रेज सरकार पे दबाव बनाने के कारण 1911 में यह अधिसूचना वापस ले ली गई और संपूर्ण बंगाल को एक कर दिया गया। पर ठीक 1911 में ही दिल्ली में एक दरबार होता है। बंगाल तो एक हो गया, लेकिन यहाँ पर अब एक बिहार राज्य का सृजन होगा। बिहार जो कि उस समय बंगाल राज्य के साथ ही था। 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य को अलग किए जाने की घोषणा की गई दिल्ली दरबार में। और उसके बाद कुछ समय के उपरांत 22 मार्च 1912 को इसका विधिवत इसके गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई और इसी 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ फर्स्ट टाइम बिहार एक राज्य के रूप में अधिसूचित होता है और इसके बाद बिहार बंगाल से तो अलग हो जाता है, पर यही बिहार अभी ये उड़ीसा के साथ में है। 28 मार्च 1936 को बिहार विधान परिषद का गठन किया जाता है और 1 अप्रैल को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया जाता है। अब बिहार राज्य बना है और यहाँ फर्स्ट विभाजन भी इनका शुरू हो गया। बिहार राज्य का विभाजन हो गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य भी अस्तित्व में आ गया। अब बिहार राज्य की जब विभाजन की बात होती है तो हम लोग गौर करते हैं कि बिहार राज्य का एक और विभाजन होता है। यह होता है 15 नवंबर 2000 को। 2000 का जो नवंबर महीना है भारतीय राजनीति में राज्यों के बंटवारे के तौर पे जाना जाता है। इसमें टोटल 3 राज्यों का विभाजन हुआ था। पहला मध्य प्रदेश, जिसे बंटवारा 1 नवंबर 2000 को।
मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर के झारखंड बन गया। डेट इज बिहार में बहार है और हमारे देश में झारखंड तैयार। चलिए, ये तो बंगाल भी भारत से बंगाल, बंगाल से बिहार पहुँचते पहुँचते हम लोग झारखंड पहुँच गए। अब हम लोग भारतीय इतिहास के घटनाक्रम पे फिर वापस पहुँचते हैं। हम लोग अभी 1911-12 में हैं। इसी बीच 1914 से लेकर 1918 के बीच में विश्व पटल पे एक युद्ध होता है जिसे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे महायुद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के द्वारा तुर्की में एक खलीफा पद था जिसको समाप्त करने की घोषणा की गई थी और युद्ध के उपरांत इस खलीफा पद को समाप्त भी कर दिया गया। इसी खलीफा पद को वापस दिलाने के लिए हमारे देश भारत में एक खिलाफत आंदोलन की स्थापना की गई थी जिसको मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा संचालित किया गया था। लेकिन ये खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 में होता है, लेकिन ठीक उसके पहले हम लोग क्या देखते हैं, 1914 में क्या होता है, विश्व युद्ध शुरू होता है। और 1915 में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1915 में क्या होता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और यह 9 जनवरी का बहुत ही विशेष महत्व है जिसे बाद में 2003 में प्रवासी दिवस के रूप में मान्यता दी गई। डेट इज NRI डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे के तौर पे इसको मान्यता मिल गया। अब यहाँ पे 1915 में गांधी जी आ गए। 1916 में क्या होता है, होम रूल। ये होम रूल मूवमेंट जो था, आयरलैंड में स्वशासन लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। उसी से प्रेरित होकर के भारत में भी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को चलाया। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की मूवमेंट को पुणे में चलाया था और एनी बेसेंट कहाँ चलाती हैं, मद्रास में चलाती हैं। इन दोनों के द्वारा चलाए गए आंदोलन से इन दोनों को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और भारतीय जनमानस में स्वशासन को लेकर के प्रेरणा प्राप्त हुआ कि स्वशासन कितना ज़रूरत है। ये 1916 हो गया। अब 1917 फिर हमारे गांधी जी कलकत्ता होते हुए बिहार की बांकीपुर जंक्शन पे रेलगाड़ी के थ्रू आते हैं, 3rd ग्रेड डब्बे से आते हैं और बांकीपुर जंक्शन पर उतरते हैं। ये बांकीपुर जंक्शन आज के टाइम में पटना जंक्शन के नाम पे जाना जाता है, पटना जंक्शन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी यहाँ पे मूल रूप से चंपारण में हो रहे नील की खेती करने वाले किसानों पे जुल्म जो हो रहा था उसका प्रतिरोध करने के लिए आए थे चंपारण में। और ये राजकुमार शुक्ल जी के न्योते पे विशेष तौर पे आए थे। लेकिन यहाँ एक नाम गौण हो जाता है, मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी। इन्होंने भी काफ़ी उनकी सहायता की थी उस समय गांधी जी का। और अंग्रेज़ों के द्वारा जो दमनकारी नीतियाँ चलाई जा रही थी, गांधी जी के प्रयासों के द्वारा कुछ संशोधन किया जाता है। इसके पश्चात 1917 में ही मोंटेग्यू घोषणा होती है। ये मोंटेग्यू घोषणा क्या है? मोंटेग्यू घोषणा लॉर्ड मोंटेग्यू के द्वारा, जो कि उस समय के भारत सचिव थे, भारत के प्रशासन के हर क्षेत्र में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक नियम बनाया। और यही नियम के आधार पे उस समय के वायसराय चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, दोनों की रिपोर्ट के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1919 बना था।
लेकिन इसी समय अच्छा मोंटेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब भारत में जो शासन प्रणाली चल रही थी उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक समुचित प्रयास दिखाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन ठीक 1917 में ही आसपास में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, उसको दबाने के लिए सर सिडनी रोलेट नाम से एक व्यक्ति को उस समय की वर्तमान कानूनी परिदृश्य को देखते हुए कानून बनाने के लिए बोला गया था। तो उन्होंने जो कानून बनाया था उसी को रोलेट एक्ट कहते हैं, और ये रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये काला कानून कैसा था? इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। इसमें ना आप अपील कर सकते थे, ना वकील रख सकते थे, ना दलील दे सकते थे। अब इनका नाम ही था सर सिडनी रोलेट। अब रोलेट के नाम पे तो रोलेट हो गया। अब सिडनी जी बोलते हैं, सिडनी दैट इज किडनी। अब किडनी ही नहीं रहेगा शरीर में तो क्या होगा? तो इन जैसा इनका नाम वही इन्होंने किया काम। रोलेट एक्ट, ना कोई अपील है, ना दलील है, ना कोई वकील रख सकते हैं। तो बिना किडनी के आदमी का क्या हालत होगा? अब ये काला कानून था और किसी को भी बंदी बनाकर रख दिया जाता था। और जब इस कानून का विरोध किया जाने लगा तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे पंजाब में दिख गया। वहाँ के दो प्रसिद्ध नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इसका विरोध कर रहे थे, तो उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। अब इसको विरोध करने के लिए उनके जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले लोग थे, जलियांवाला बाग कांड में जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए। अब उस एरिया के जो अधिकारी थे, जनरल डायर, अब उनके अनुसार कि यहाँ पर फिर से विद्रोह को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया, बाहर निकालने के सारे रास्तों को बंद कर दिया, और सारे रास्तों को बंद करने के बाद अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अब अंधाधुंध गोलियां चलवाने के बाद वहाँ जितने लोग थे लगभग सारे लोगों को मृत्यु प्राप्ति हो गई। अब जलियांवाला बाग घटना के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक हंटर कमीशन का बैठा दिया। हंटर कमीशन आया। अब जैसा कि नाम है हंटर कमीशन, हंट माने शिकार, हंटर शिकार करने वाला। तो इनका जो कमीशन है इसी तरह का एक साधारण रिपोर्ट बनाता है, जिसमें समथिंग 379 के लगभग आसपास लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट दी जाती है, जबकि भारतीय जो नेताओं द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों के मरने की सूचना थी। अब ठीक खिलाफत आंदोलन, उधर देखिए तुर्की में जो खलीफा पद जो समाप्त कर दिया गया था, तो खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। अब इसमें गांधी जी के द्वारा सहयोग दिया गया। इसके पश्चात इसी आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और इसमें सभी समुदायों का योगदान रहा। लेकिन यह आंदोलन एक छोटी सी घटना, या बोले तो बड़ी घटना ही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पे जो पुलिस थाना था, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 लोगों की, पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने गांधी जी पे आरोप लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो हमने यहाँ पर तरह तरह के घटनाक्रमों को देखा, और मूल रूप से क्या देखा? चौरी चौरा जो हत्याकांड हो गई, चौरी चौरा जो कांड हो गया,
या 1922 की है। असहयोग आंदोलन, हम लोग वापस रिवर्स जाते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन की है। 1919 खिलाफत आंदोलन है। सबसे महत्वपूर्ण रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, याद रखिएगा टाइम। रॉलेट एक्ट, गोल इसका जो तारीख है, देखिए सभी जगह 19 है, 19 मार्च 1919। कुछ दिनों के पश्चात 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो गया। यह भी 1919 में ही है। ठीक इसके 2 साल पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह मनाया गया, चंपारण सत्याग्रह किया गया। 1916 में होम रूल मूवमेंट का आयोजन किया गया था। 1914 से लेकर के 1918 तक विश्व युद्ध वापस में देख रहे हैं। 1911 में दिल्ली दरबार है, जिसमें तरह तरह के फैसले लिए गए थे, जिसमें बंगाल को एकीकृत करके फिर उसे बिहार को अलग कर दिया गया था। 1909 में का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मार्ले उस समय के भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। 1905 भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल विभाजन के मूल रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। फूट डालो और शासन करो की नीति। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैंने प्रयास किया, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।